भाग 3। अभी राजा विक्रम और रानी सोना में बातें हो ही रही थी कि कक्ष की विशेष घंटी बोल उठी। यह घंटी विशेष व्यक्ति के आने पर ही बजती थी। विक्रम ने द्वार की ओर देखा। आज्ञा दी, आ सकते हो। विक्रम के विशेष दूत कर्मा ने आकर अभिवादन किया। फिर बोला, अन्नदाता वीरसेन बड़ा कूटनीतिज्ञ है। उसने अपने 10,000 सिपाही बैदुल्ला के जंगल में छिपा रखे थे। हमारे सिपाही ज्यों ही उसकी सेनाओं को हटाकर लौटे, छिपे हुए सिपाहियों ने उन पर हमला कर दिया। इस समय दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा है। सेनापति ने अन्नदाता को याद किया है। विक्रम सिंह दुविधा में पड़ गया। एक और उसके सामने सोना की रक्षा का प्रश्न था, दूसरी ओर चंद्रनगर से युद्ध करने का संकट। 2 पल सोचकर उसने कहा, तुम सेनापति को जाकर सूचना दो कि विक्रम सिंह आ रहे हैं, युद्ध जारी रखा जाए। कर्मा बोला, अन्नदाता विलंब ना करे। सेनापति में इतना शौर्य नहीं है कि वे सेना में स्फूर्ति का संचार कर सके। नेता विहीन सेना कहीं भटक ना जाए, मुझे यह भय है। ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। इतना कहकर विक्रम देवराज के महल में पहुंचा। उसने राजा देवराज से 10,000 सिपाहियों की मांग की। देवराज सकपका गया। बोला, क्या अपनी हार निश्चित है? निश्चित तो नहीं है, परंतु चंद्रनगर की सेना ने धोखे से हमारी सेना के बहुत से सिपाहियों को मार डाला है। ऐसी दशा में और सैनिकों की अपेक्षा है। देर करने से या समय पर मदद ना पहुंचने से हमारी हार भी हो सकती। देवराज ने दीवान को बुलाया और रात में ही 10,000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। थोड़ी देर बाद राजा उस टुकड़ी के संग बैदुल्ला के जंगल की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद राजा उस टुकड़ी के संग बैदुल्ला के जंगल की ओर चल दिया। मंजिल पर मंजिल पार कर वह रणभूमि में जा पहुंचा। विक्रम को देखकर उसके सैनिकों ने नारा लगाया, हर हर महादेव, मानो महादेव स्वयं त्रिशूल लेकर आ गए हों। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, पूषा नगर और नीरू नगर के वीरों, यह समय पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। अगर युद्ध भूमि में मारे गए तो वीर गति को प्राप्त करोगे, और यदि तुमने चंद्रनगर की सेनाओं को हरा दिया तो सुख संपदा के भागी बनोगे। आगे बढ़ो और गाजर मूली की तरह काट डालो शत्रुओं को। इतना कहना था कि विक्रम की सेनाओं ने बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। देखते देखते युद्ध का रंग कुछ दूसरा हो गया। विक्रम अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ मुख्य रक्षकों के पास में ले गया। उसने ताक ताक कर शत्रु दल के सिपाहियों को मारना प्रारंभ कर दिया। चंद्रनगर का सेनापति विक्रम की वीरता को देखकर चकित हो रहा था। वह भी अपनी सेना का हौसला बढ़ा रहा था, परंतु विक्रम की सेनाओं ने शत्रुओं को काफी पीछे हटा दिया था। पूषा नगर के सिपाही भूत प्रेतों की तरह चंद्रनगर के सैनिकों के पीछे पड़ गए थे। कुछ सैनिकों को उनकी चोटी पकड़ पकड़ कर पटकी दे रहे थे। धरती पर रुंड मुंड इस प्रकार कटकर गिर रहे थे मानो आकाश से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। विक्रम के कुछ सिपाही तो इतने साहसी थे कि शत्रुओं को मल्ल युद्ध करके पछाड़ रहे थे। यद्यपि शत्रु पक्ष की ओर से भी सिपाही मारा मार मचाए हुए थे, तथापि विक्रम के सिपाहियों वाला जोश उनमें नहीं था। सहसा चंद्रनगर के सिपाही मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। विक्रम ने दहाड़ते हुए कहा, पीछा करो, देखो कोई भी आदमी बचकर ना जाने पाए। हजारों सैनिक भगोड़ों के पीछे दौड़ पड़े। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने भगोड़ों को रुकने के लिए बाध्य किया। देखते देखते सभी भगोड़े काट डाले गए। इस भयंकर संग्राम में दोनों ओर के 20,000 सैनिक हताहत हुए। इतने ही अंग भंग होकर दुख के सागर में गोते लगाने लगे। विक्रम सिंह विजय का हार पहनकर लौटा। चंद्रनगर की विजय से विक्रम का सम्मान और बढ़ गया। विक्रम ने
विजयोत्सव को खूब धूमधाम के साथ मनाने की आज्ञा दी। विजयोत्सव मनाया गया और जनता इस घटना को भूल गई। धीरे धीरे 2 माह निकल गए। अब विक्रम ने देवराज से विनती की, पिताजी, प्रजा ने उपद्रव बंद कर दिए हैं, चारों ओर शांति है, शत्रु भी कंदराओं में मुंह छिपाकर बैठ गए हैं। अब मुझे राजकुमारी सोना सहित विदा करने की आज्ञा दी जाए। देवराज के एकमात्र संतान सोना थी। उसने अपने दामाद को हृदय से लगाकर कहा, वत्स, वैसे तो कन्या को पिता का ही घर शोभा देता है, उसे तुम्हारे महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए, परंतु मेरे तो पुत्र पुत्री सोना ही है। क्या ही अच्छा हो कि तुम इसी राज्य में रहो। मैं तुम्हें राजमुकुट और छत्र देने की घोषणा। पिताजी, विक्रम अभी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि इतने में एक गुप्तचर ने आकर कहा, देवाधिदेव चंद्रनगर के राजा ने अपनी हार का बदला लेने के लिए 8 राजाओं का एक संघ बना लिया है। वह 8 राजाओं की सेना लेकर पूसा नगर पर चढ़ा चला आ रहा है। गुप्तचर की बात सुनकर विक्रम ने देवराज की ओर देखा। देवराज ने सेनापति को बुलाकर आज्ञा दी, अपनी सेना को जितनी जल्दी हो सके वेला नदी के दक्षिणी किनारे पर ले जाओ। इसके बाद नगर के फाटक बंद करा दो। हम विक्रम सहित पीछे से आ रहे हैं, जाओ, विलंब ना करो। सेनापति आज्ञा शिरोधार्य कर चला गया। विक्रम ने देवराज से कहा, दुष्ट अपने स्वभाव को आसानी से नहीं बदलता है। मैं चंद्रनगर राज्य को नष्ट कर दूंगा। वत्स, तुम्हें शत्रु को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु की याचना पर उसे छोड़ देना सबसे बड़ी राजनीति भूल होती है। पिताजी, मेरी यही भूल चंद्रनगर नरेश का काल बनकर आई है। आशीर्वाद दीजिए कि मुझे अपने उद्देश्य में सफलता मिले। देवराज ने विक्रम को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। उसी पल दोनों राजा 15,000 शेष सेना के साथ बेला नदी की ओर चल दिए। वह नदी नगर के 4 कोस दक्षिण में बहती थी। कुछ ही देर में दोनों वीरवर नदी के पास पहुंच गए। इससे पहले सेनापति ने एक सेना के साथ पड़ाव डाल दिया था। सिपाहियों तथा सेना नायकों ने देवराज और विक्रम को देखा तो प्रसन्न हो उठे। विक्रम ने अपनी सेना का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। जब सब तैयारियां पूर्ण हो गईं, तब वे शांतिपूर्वक शत्रु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा नदी के पार सामने की ओर से नगाड़ों के बजने की आवाज सुनाई दी। विक्रम तथा देवराज ने सैनिकों को सावधान किया। चंद्रनगर की सेनाएं नदी पार आकर खड़ी हो गई। मित्रों, कथा बहुत ही रोचक होती जा रही है। देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे की कथा जरूर सुने। उन्होंने किसी प्रकार की पहल नहीं की। दोनों ओर की सेनाएं उस दिन शांति पूर्वक खड़ी रहीं। धीरे धीरे वह रात भी निकल गई। किसी ने किसी ओर से एक तीर भी नहीं छोड़ा और जब 5वें दिन भी युद्ध शुरू नहीं हुआ तब विक्रम ने देवराज से कहा, वीरसेन क्या सोच रहा है पिताजी? मुझे तो इसमें कोई रहस्य नजर आ रहा है। देवराज ने कहा, क्यों, उसने अभी तक युद्ध का बिगुल नहीं बजाया। इस भेद को तो वही जानता है, परंतु इतना सच है कि वह अपनी अपार सेना को दिखाकर हमें आतंकित करना चाहता है, जिससे हम बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। यही बात मेरे समझ में आती है। सोचते हुए विक्रम ने देवराज से कहा, उसे चकाने की एक विधि मेरी बुद्धि में आ रही है। क्यों ना हम अपनी आधी सेना को दूसरे मार्ग से पीछे लौटा लें, परंतु वह सेना घूमकर पुनः यहां आ जाएगी। वीरसेन समझेगा कि हम डरकर पीछे हट रहे हैं। ऐसी दशा में उसकी सेना अवश्य आगे बढ़ेगी। तब हमारी सेना एकाएक पीछे से आकर उस पर हमला कर देगी
हमारी तोपें उसी समय आग उगलने लगेंगी। इस प्रकार हम इस कूटनीति युद्ध के द्वारा अवश्य सफल होंगे। देवराज को विक्रम की योजना पसंद आई। उसने अपनी सेना को आवश्यक निर्देश देकर पीछे हटने की आज्ञा दी। देवराज की सेना पीछे हटी ही थी कि वीरसेन ने अपनी सेना को नदी में झोंक दिया। उसने सिपाहियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। तभी योजना के अनुसार विक्रम की सेनाएं पहले पीछे हटी, फिर एक साथ वीरसेन की सेना पर टूट पड़ी। वीरसेन की सेना को यह आशा नहीं थी। वह पानी में ही छपक छपक खेल करने लगी। विक्रम की सेना की तीरों की मार सहन करना उसके लिए बहुत महंगा पड़ने लगा। विक्रम तथा देवराज की सेनाएं सूखे स्थान में ही थी। उन्होंने वीरसेन की सेना का मुंह तोड़ दिया। इस समय विक्रम ने तोपों के गोले छोड़ने की आज्ञा दी। गगन भेदी गर्जना हुई और तोपों के गोले वीरसेन की सेना में आग बरसाने लगे। धुएं का लाभ उठाकर विक्रम ने अपने सिपाहियों को पानी में घुस पड़ने की आज्ञा दी। हजारों सैनिक पानी में कूद पड़े और तैर तैर कर पार पहुंच गए। वीरसेन के सैनिकों को ऐसे में पहचानना कठिन हो गया कि अपना कौन है और पराया कौन। वे अपने ही साथियों को मारने लगे। दोनों तरफ के सैनिक एक समान वस्त्रों में थे, दूसरे वे भीग गए थे। अतः विक्रम के दक्ष सैनिकों ने वीरसेन की अपार सेना में खलबली मचा दी। विक्रम ने शीघ्र ही 4 नावों को छोड़ने का हुक्म दिया। हजारों सैनिक नाव से पार जाने लगे। विक्रम स्वयं भी पार जा पहुंचा। अब उसके लिए सेना का संचालन करना सरल हो गया। वीरसेन इतनी विशाल सेना का संचालन नहीं कर पा रहा था। उसने शीघ्र ही अपना घोड़ा बदला। उसके सैनिकों ने समझा कि राजा वीरसेन मारा गया। बस सैनिक इधर उधर भाग पड़े। विक्रम ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, पकड़ लो इस भगोड़े को, कोई भी बचकर ना जाने पाए। विक्रमी सेना बुरी तरह उनके पीछे पड़ी। उसने हजारों सिपाही काट डाले। जो बचे उन्हें बंदी बना लिया। राजा वीरसेन भी बंदी बना लिया गया। कहते हैं इस युद्ध में एक दिन में ही 30,000 सैनिक मारे गए थे और 8,000 बंदी बनाए गए थे। चंद्रनगर के दुर्ग में प्रविष्ट होकर विक्रम सिंह ने एक दरबार लगाया। जब दरबार खूब जगमगा उठा तो विक्रम ने आज्ञा दी, वीरसेन को उपस्थित किया जाए। 8-10 सिपाही वीरसेन को दरबार में लाए। वह लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके चेहरे पर लज्जायुक्त प्रतिभा थी। वह विक्रम को आंख उठाकर देख नहीं पा रहा था। विक्रम सिंह ने उससे कहा, महाराज वीरसेन, आप सचमुच इंद्र के समान पराक्रमी हैं, परंतु आपने एक नारी के लिए जो इतना बड़ा संघ बनाया, क्या वह उचित था? वीरसेन ने उत्तर दिया, आपने मुझे महाराज वीरसेन कहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर तभी दे सकता हूं जब मुझे समान पद दिया जाए। विक्रम समझ गया कि वीरसेन के कहने का क्या अर्थ है। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी, राजा वीरसेन के बंधन खोल दिए जाएं। सिपाहियों ने वीरसेन की जंजीरें खोल दी। वीरसेन ने बंधन मुक्त होने की सांस ली। फिर बोला, राजा विक्रम, मैं पूछता हूं, क्या संघ बनाना अपराध है? नहीं, परंतु यदि संघ की शक्ति को अच्छे काम व्यय किया जाए तो, वरना वह अपराध ही है। आपको मालूम था कि राजकुमारी सोना का विवाह मेरे साथ हो गया है। इसके बाद भी आपने पाप कार्य को नहीं छोड़ा। मैं लज्जित हूं राजन, आपकी बातों ने मुझे परास्त किया। विक्रम ने कहा, महाराज वीरसेन, आपकी चित्तवृत्ति सुधार की ओर है। अपनी गलती मान लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। मैं आपका राज्य आपको वापस करता हूं। इसी समय राजा देवराज ने आकर विक्रम से कहा, वत्स, तुमने वीरसेन की अभद्रता देख ही ली। जिस प्रकार तुमने 7 राजाओं को
काल कोठरी में रखने का दंड दिया है, उसी प्रकार का दंड वीरसेन को भी दिया जाए। यह दया का पात्र नहीं है, यह सांप है, जीवित छोड़ने के बाद फिर कभी फन उठाएगा। धर्मपिता, आपका कहना यथार्थ है, परंतु भारत की यह परंपरा रही है कि क्षमा मांगने वाले पर दया की जाए। राजा वीरसेन क्षमा के ही पात्र हैं। विक्रम की बात सुनकर राजा वीरसेन मन ही मन मुस्कुराया। वह दरबार से बाहर जाने को उद्धत था। तभी विक्रम ने उससे कहा, राजा वीरसेन, मैंने आपको समान पद तथा गौरव प्रदान किया है, परंतु आपको यहां से जाने से पहले एक वचन और देना होगा। वीरसेन राजा विक्रम का मुख देखने लगा। विक्रम ने कहा, आप अपने पुत्र को बंधक के रूप में हमारे दरबार में भेजना होगा। हम 5 वर्ष तक आपकी भावनाओं को देखेंगे। इस बीच यदि आपने शांति पूर्वक हमारे राज्य के साथ संबंध कायम रखे तो हम 5 वर्ष बाद आपके पुत्र कृणक को वापस कर देंगे, अन्यथा कृणक का वध कर दिया जाएगा। वीरसेन ने चौंक कर विक्रम का मुख देखा। वह समझ गया कि विक्रम ने कूटनीति रूप में मुझे छोड़ा है। व्यवस्था उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उसने विक्रम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब विक्रम ने देवराज की ओर देखा। देवराज मौन था। विक्रम ने दीवान को आज्ञा दी, देनु सिंह जी, महाराज वीरसेन से राजकुमार कृणक को बुलाने की चिट्ठी लिखाकर एक आदमी झील महल को भेज दिया जाए। जब राजकुमार आ जाएं तो उन्हें कड़े पहरे में पूषा नगर भेजने का प्रबंध किया जाए। इसके बाद हम महाराज वीरसेन की गद्दी छोड़कर चले जाएंगे। दीवान देनु सिंह आज्ञा सिरोधार्य कर चला गया। उसी दिन शाम तक राजकुमार कृणक भी आ गया। विक्रम ने अपने ससुर सहित चंद्रनगर को छोड़ दिया। एक दिन शुभ घड़ी में राजा विक्रम ने पूषा नगर दरबार लगाया। मित्रों, कथा बहुत ही उत्तम है। सुनने के लिए देववाणी चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, कथा को लाइक भी जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।